आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का तीसरा लेक्चर, जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा? वर्क पावर एनर्जी में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा इसी पे बेस्ड ही है, पूरा इसी पे ही बेस्ड है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड जम्बल्ड रहेंगे, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो ये काफी आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो अगर मैं बात करूं कि आज के लेक्चर को समझने के लिए आपका बैक पीछे क्या स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपका वेक्टर्स स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा किसी और चीजों की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो वेक्टर अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप, मैंने भी पीछे वेक्टर पढ़ाया है तो आप जाके पढ़ सकते हो। अगर वेक्टर स्ट्रांग है तो चलो आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल न्यू है तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम होगा क्या है? ये फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब कोई भी चीज है उस पर एक साथ बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, तो उनके स्टडी के लिए हमें बॉडी को अलग अलग करके स्टडी करना होता है, ठीक है। लाइक जैसे ये एक बॉडी है, इस पे एक ये रखा हुआ है, फिर ये रखा हुआ है, इसको हमने इधर से धक्का दिया, फिर यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है, बहुत सारे फोर्स एक साथ लगे, तो ये बॉडी कितने से मूव करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है? इस बॉडी को दोनों को अलग अलग करके पढ़ना होता है। तो बॉडी को हमें क्या करना होता है? फ्री करके। और डायग्राम बनाने का मतलब समझते हो आप? किसी भी चीज का डायग्राम हम हर सब्जेक्ट में बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको हमने पहले फ्री कर लिया ऐसे करके, अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे उनका डायग्राम लगाना है कि नीचे mg लगेगा, ऊपर जो भी लगेगा वो चीज, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले आज हम फ्री बॉडी डायग्राम में किसकी बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले बात होगी वेट की। देखो, हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएंगे, पहले वेट, फिर नॉर्मल फोर्स, फिर लिफ्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग का केस समझेंगे, पुल्ली और स्ट्रिंग वाला केस समझेंगे। देन फ्रिक्शन पढ़ने के बाद फिर हम लोग और भी जितने भी जम्बल्ड टाइप के होंगे ना, बंदर पूछ, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेट की बात करें। वेट आपको वेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। वेट क्या है? अर्थ के द्वारा अप्लाइड फोर्स। हाँ, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा अर्थ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस अर्थ के ग्रेविटी में है, मान लो तुम यहां पे हो, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो अर्थ इसको हमेशा क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या? अपने सेंटर की तरफ। ये अर्थ का सेंटर होगा तो यहां खींचेगा। एक ऑब्जेक्ट यहां पे, तो इसको भी अर्थ कहां खींचेगा? इधर की ओर खींचेगा। ये यहां पे है तो इसको इधर की ओर, हमेशा सेंटर की ओर अर्थ खींचता है। कितने से? तो mg से, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये m होता है, ये g होता है, तो इसी को हम लोग वेट कहते हैं। mg को क्या कहते हैं हम लोग? वेट, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। ये हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 2D में आ जाए, ये हमारा एक अर्थ है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस पे किधर की ओर वेट लगेगा? तो वेट इसका ये डायरेक्टली नीचे। तो एक बात क्या ध्यान रखना है कि वेट जो है हमेशा, वेट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा माइंड मत करना। तो वेट जो है यानी mg हमेशा अर्थ सरफेस के 90 डिग्री पे लगेगा। क्यों? समझ रहे हो? क्योंकि देखो यहां पे ये सेंटर की ओर खींचा तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सर्कल आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सेंटर से जो भी लाइन निकलता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे वो जो पॉइंट होता है उसकी हमेशा 90 डिग्री, ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, तो हमेशा अर्थ सरफेस से 90 डिग्री पे लगेगा। क्लियर है? ये इतना ही होता है अपना वेट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझेंगे वो है रिएक्शन फोर्स या फिर कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल या फिर रिएक्शन
फोर्स। अब जो है अगर लेट यही अपना ऑब्जेक्ट जो है इसको अपन इस सरफेस पे रखते हैं, अर्थ के सरफेस पे रखते हैं, तो अर्थ इसको कितने से खींचेगा, mg से खींचेगा नीचे की ओर। अब जैसे ही इसने mg से नीचे की ओर खींचा तो इस सरफेस पे क्या हुआ, एक एक्शन फोर्स लगा, एक एक्शन फोर्स लगा mg। हाँ, तो ये सरफेस क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा। क्या देगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा। अब ध्यान से समझना, न्यूटन का तीसरा लॉ, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये सरफेस जो है ये कांटेक्ट में एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिससे ये mg के जस्ट ऐसे, तो जिसे हम r या फिर n से डिनोट करते हैं। r मतलब रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन क्यों नाम इसका पड़ा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ है। अगर यही ऑब्जेक्ट यहां एयर में रहता तो इस पे सिर्फ mg नीचे लगता, r या फिर n नहीं लगता। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये कोई सरफेस को टच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ अर्थ इसको खींच रहा है mg। ऑलराइट, तो ये चीज, तो r समझ गए। n क्यों बोलते हैं, n इज फॉर नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। अब आपको बहुत अच्छे से पता है नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री, नॉर्मल मींस 90 डिग्री। तो ये जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स, इट विल ऑलवेज एक्ट 90 डिग्री टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री होगा। जैसे हमारा वेट जो था वो अर्थ सरफेस के 90 डिग्री था, समझ रहे हो, लेकिन नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स ये हमेशा सरफेस के 90 डिग्री। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और यही सरफेस को हम लोग ऐसे सीधा कर दिए इस तरीके से, थीटा एंगल से उठा, और इस पे हमने वो ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, तो इस केस में mg जो है अर्थ ये है, अर्थ सरफेस कौन है, ये अर्थ सरफेस है, तो mg हमेशा 90 डिग्री टू क्या होगा, अर्थ होगा, यानी mg ऐसे लगेगा, देख रहे हो, ये 90 डिग्री टू अर्थ। लेकिन नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री टू सरफेस, 90 डिग्री टू सरफेस। तो सरफेस ये है, सरफेस ऐसे है, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये ऐसे, तो सरफेस की वजह से इस तरीके से, समझ रहे हो, ये इसके 90 डिग्री, क्लियर है, इस तरीके से। और mg कैसा लगेगा, ऐसा। और ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा, जो कि हम लोग आगे समझेंगे कैसे होता है। ये अगर थीटा है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये हो गया अपना नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स टू 90 डिग्री टू सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन बहुत तरह हो सकते हैं, जैसे मान लो ये एक कोई ऐसे करके ऐसे, और इस पे एक कोई लैडर हमने डाल दिया, ठीक है, ये इस तरीके से लैडर डाल दिया, क्लियर। तो लैडर डाल दिया, तो अब यहां देखो दो कांटेक्ट पॉइंट है, एक यहां पे और एक यहां पे, दो जगह कांटेक्ट पॉइंट है, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा। तो यहां पे सरफेस ऐसा है, तो यहां 90 डिग्री कुछ इस तरीके से, यहां सरफेस कुछ ऐसा है, तो यहां पे ना नॉर्मल ऐसे, तो ये एक n डैश, ये n डबल डैश, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से नॉर्मल का खेल होता है, बहुत ही आसान है। तो बस ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के 90 डिग्री होता है, वो सरफेस के 90 डिग्री होता है। वेट जो होता है वो हमेशा अर्थ के 90 डिग्री होता है, क्लियर है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये हमने एक बेसिक फंडा समझ लिया नॉर्मल का और वेट का, ठीक। अब इसी से जुड़ा एक आता है लिफ्ट का प्रॉब्लम, कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे आ रहा है तो क्या होगा, वो अब हम लोग आगे समझिए। लिफ्ट या फिर एलिवेटर भी बहुत जगह, एलिवेटर प्रॉब्लम, यानी इसका हमें एफबीडी समझना है। तो अब इस केस में देखो लिफ्ट क्या हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक। तो मैं अपन दो केस यहाँ पे बना लेते हैं, एक बना लेते हैं लिफ्ट गोइंग अपवर्ड और दूसरा इधर डाउनवर्ड। एक केस में लिफ्ट ऊपर जाएगा, एक केस में लिफ्ट
नीचे आएगा। ये अपना है प्यारा सा लिफ्ट। हाँ, इसमें बैठे हो या फिर खड़े हो, सॉरी लिफ्ट में बैठता कौन, इसमें आप ऐसे करके खड़े हो, बहुत ही स्टाइल से। ये पैर का स्टाइल समझ रहे हो ना, लिफ्ट पे ऐसे अटक के खड़े, समझ रहे हो, ऐसा। हाथ आपका ये रहा, ये रहा, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये अपना लिफ्ट है, ये किधर जा रहा है, ये मान लेते हैं अपवर्ड जा रहा है। कहां जा रहा है, अपवर्ड। तो पहला केस जो होगा अपवर्ड जाके, पहला केस मानते हैं कि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे। पहले अब हमें बनाना होगा क्या, एफ बी डी। तो फिजिक्स में आपको पता है पॉइंट मास का कंसेप्ट, कि कोई भी बॉडी है उसे हम लोग एक पॉइंट मास मान लेते हैं। एफ बी डी निकालने में ये भी एक बात होती है कि आप हमेशा पॉइंट मास लेते जाओ, ठीक। तो हम इस आदमी को मान लेते हैं ये एक गोला है एम मास का, इसका मास कितना, एम। तो ये एम मास का है। ये नीचे क्या लगाएगा बाबू, तो नीचे लगाएगा भाई साहब एम जी। लिफ्ट के फ्लोर पे क्या लगाएगा, एम जी। तो लिफ्ट का फ्लोर, अच्छा मेरे पे एम जी लगा रहे हो, मैं भी तुम पे कुछ रिएक्शन लगाऊंगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, नॉर्मल, नॉर्मल या फिर आर, ये ऐसा करके। तो एम जी नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर गया। फाइनली ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये मैन किधर जा रहा है, मैन भी तो लिफ्ट के साथ साथ ऊपर ही बढ़ रहा है। तो ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है, कितने फोर्स से, कितने फोर्स से, तो m इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम। तो एम ए फोर्स से ये बॉडी फाइनली ऊपर जा रहा है, ठीक। अब देखो कितना आसान है, यही वाला कंसेप्ट आगे भी लगने वाला है। जो भी हम लोग स्ट्रिंग वाला पढ़ेंगे ना, पुल्ली स्ट्रिंग या फिर धक्का देने वाला, जो भी पढ़ेंगे सब जगह यही वाला एक कंसेप्ट बहुत बेसिक से ध्यान में आएगा, बहुत अच्छे से समझो। ये बॉडी है, ऊपर लग रहा था इस पे एन, मतलब एक आदमी ऊपर खींच रहा है इसको एन फोर्स से, और एक नीचे खींच रहा है एमजी से, एमजी से नीचे खींच रहा है, समझ गए। लेकिन फाइनली ये कहां जा रहा है, ऊपर। तो मजबूत कौन हुआ, जो ऊपर से खींच रहा था, समझ में आ रहा है, जो ऊपर से खींच रहा था वही ज्यादा पावरफुल हुआ, तब तो इसको ऊपर लेते आ रहा है, क्लियर। तो यहां पे एन और एमजी में ज्यादा पावरफुल कौन होगा, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि फाइनली बॉडी इज गोइंग अपवर्ड विद एम ए फोर्स, समझ में आ रहा है। तो यहां से अपना सिस्टम क्या बनेगा कि एन माइनस एम जी, समझ रहे हो। इसको इस तरीके से समझो ना, ये एक स्ट्रिंग है, इसको कोई ऊपर 10 न्यूटन से खींच रहा है, नीचे 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो फाइनली बॉडी किधर जाएगा, ऊपर की ओर। हाँ, तो 10 माइनस 6, उसी तरीके से ऊपर एन से खींच रहा था, नीचे एम जी से खींच रहा था, फाइनली ये ऊपर जा रहा था। तो नेट फोर्स कितना होगा, एन माइनस एम जी, और वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर। ये एम ए को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स एम ए से ये ऊपर जा रहा है, तो एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, एन विल इक्वल्स टू, ये एम जी उधर जाके प्लस में, तो एम जी प्लस एम ए, यानी एम कॉमन ले लिए तो एम जी प्लस। तो अपवर्ड जाते वक्त केस यही बनता है, एम जी प्लस ए। तो यानी अब देखो तुम्हारा नॉर्मल वेट कितना होता है, एम जी होता है, नॉर्मल वेट कितना होता है, एम जी। बट जब ये लिफ्ट ऊपर जाने लगेगा किसी एक्सीलरेशन से, तो वो एम ए क्या हो जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, यानी आपका वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वेट विल इंक्रीज। मतलब अगर आपको मैं एक वेइंग मशीन पे बैठा दूं, हाँ, लिफ्ट ऊपर चला रहा हूं और वेइंग मशीन पे आप खड़े हो जाओ, तो अगर आपका वेट 50 केजी है तो वो कुछ 55 दिखाएगा, 60 दिखाएगा, बढ़ा के दिखाएगा। ओके, तो अपवर्ड के केस में क्या होता है, वेट इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करवा दूं कि वो जो वेइंग मशीन होता है कुछ भी, वो क्या दिखाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है। वो ये mg या ma से नहीं दिखाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन n बताता है, ये n। हाँ, क्यों, वो क्या बताएगा आपको, n क्या है, n इज नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जितना उस पे फोर्स लगा, वेइंग मशीन पे जितना, ये एक वेटिंग मशीन है, उस पे आप खड़े हो, तो वेटिंग मशीन पे जितना फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन की तरह ऊपर लगा देगा उतना ही। अगर वो नहीं लगाता, आप कहोगे n का क्या मतलब है, n का ये मतलब है कि अगर ma नीचे की ओर लग रहा है,
या फिर mg नीचे की ओर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो फिर वो तो नीचे लेते चले जाओगे ना, क्योंकि एक नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो इस उसी नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए, हाँ, टू क्रिएट अ बैलेंस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूसेस। ये बात समझ में आई? तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा, ये आप फील भी कर सकते हो कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आपका वेट बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अपवर्ड के केस में दूसरा केस अपना हो जाएगा, मान लो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो n विल इक्वल्स टू हाउ मच, m g, ए तो 0 ही हो गया ना, तो सिर्फ बचेगा mg। यानी अगर लिफ्ट ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो आपका वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हाँ, मतलब सेम आपको दिखाई देगा, वेट सेम है। समझ गए? नेक्स्ट केस कुछ और नहीं, इसमें दो ही केस हो सकता है, या तो ए एक्सेलरेशन से जाए या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। ठीक, समझ गए इतनी बात? अब आ जाते हैं डाउनवर्ड के केस में। डाउनवर्ड के केस में इसमें आ जाता है 3-4 केस। हाँ, ये अब आ रहा है कुछ नीचे। तो पहला केस अपना मान लेते हैं कि लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो फिर हम वही बात एफबीडी बनाएंगे कि ये अपना बॉडी हो गया, इसके नीचे क्या लगा रहा था ये बॉडी लिफ्ट के फ्लोर पे mg, तो लिफ्ट का फ्लोर भी इस पे क्या लगाया, नॉर्मल फोर्स एंड, और फाइनली ये बॉडी किधर आ रहा है, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से, a, तो कितने फोर्स से, ma फोर्स से नीचे आ रहा है। अब बताओ कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, तो नीचे mg खींच रहा था, ऊपर नॉर्मल खींच रहा था, बॉडी फाइनली नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स विल बी mg माइनस n विल इक्वल्स टू ma। समझ पा रहे हो? नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस n। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, mg, क्यों, बॉडी नीचे आ रहा था ना, तो जो नीचे खींच रहा था वो ज्यादा पावरफुल हुआ, तो mg माइनस n इक्वल्स टू ma। तो ये n उठ के चला गया उधर, तो उधर चला गया, तो a इधर नीचे इधर आ गया, mg माइनस a। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है डाउनवर्ड के केस में। मतलब इस केस में हमारा वेट क्या हो जाएगा, ma से कम हो जाएगा, ma से कम हो जाएगा। अगर आप 60 kg के हो तो आप 50 kg के लगोगे, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है कुछ एक्सेलरेशन से तो। ओके, तो वेट विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? यही सेम वाला कंसेप्ट कि नेट किधर होगा नहीं होगा, यही हम लोग स्ट्रिंग वाले में लगाएंगे। ठीक है, पुल्ली स्ट्रिंग। अब इसमें दूसरा केस, सेकेंड केस, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या, a इक्वल्स टू 0, तो उस केस में फिर आपका वेट उतना ही दिखाई पड़ेगा mg, जो आपका एक्चुअल वेट है 60 kg के हो तो 60 kg के ही होगा। क्लियर? तीसरा केस इसमें बन सकता है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर, हाँ, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है g का वैल्यू, तो उतने से अगर लिफ्ट नीचे आए उस एक्सेलरेशन से, तो उस केस में क्या होगा, तो n विल इक्वल्स टू m g माइनस ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, g, यहां से क्या हो जाएगा 0, यानी नॉर्मल रिएक्शन 0, तो आप वेटलेस फील करोगे। क्या फील करोगे, वेटलेस। मतलब अब आपको लगेगा मेरा कोई वजन ही नहीं है, 0 kg के आप हो जाओगे। समझ रहे हो, कितने kg के हो जाओगे, 0 kg के। कब, जब लिफ्ट g एक्सेलरेशन से नीचे है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन हुआ तो आपका बॉडी वेटलेस हो जाएगा, आपको कोई मास फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस, अगर a जो है वो g से भी बढ़ जाए, यानी 10 हो जाए या 10.2 हो जाए, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में n इक्वल्स टू m g माइनस a होता है फॉर्मूला। तो यहां से a बड़ा हो गया g से, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस m कुछ समथिंग आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, तो उस केस में आप जो है आप लिफ्ट के फ्लोर को छोड़ के ऊपर टकरा जाओगे। समझ रहे हो, लिफ्ट की सीलिंग से टकरा जाओगे। क्लियर है? तो अगर a इक्वल्स टू g होगा तब तक तो आप लिफ्ट में चिपके रहोगे फ्लोर में, बस अब तिनके और के लिए चिपके हो। अगर थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन बढ़ा तो आप उसको छोड़ के, लिफ्ट के फ्लोर को छोड़ के ऊपर टकरा जाओगे सीलिंग से। समझ गए? तो यही होता है लिफ्ट के डाउनवर्ड का केस। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि एक वो
मूंगफली वाला है जो कि लिफ्ट में बेच रहा है, तो वो क्या करता है, जब लिफ्ट ऊपर जाने लगता है तब बेचता है, जब लिफ्ट नीचे आने लगता है तो बंद कर देता है। अब कारण आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लिफ्ट जब नीचे आएगा तो उसका वो वेट अगर 1 kg डालेगा मूंगफली तो वो 800 ग्राम दिखाएगा, 700 ग्राम दिखाएगा, तो उसे 300 ग्राम का लॉस हो गया। लेकिन वही जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो 1 kg उसको या 800 ग्राम उसको 1 kg दिखा रहा होगा, तो 200 ग्राम का क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा है। तो ये अपना हो गया क्या, लिफ्ट एलिवेटर वाला क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आसानी से, तो वो ढूंढ के जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो किस चीज पे होगा, वो पुली और स्ट्रिंग वाला जो होता है कि उस पे होगा। आफ्टर दैट फ्रिक्शन पढ़ के फिर एक से एक मजेदार एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस हम लोग एफबीडी समझेंगे। ठीक है, टिल देन जितना पढ़ाया उसके क्वेश्चंस कर लो, वेक्टर्स बहुत अच्छे कर लो, क्योंकि उसी का आगे बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, तो चलो टिल देन बाय।